प्यारे छात्रों, आज मैं इस व्याख्यान में आपको केशव दास की रामचंद्रिका की मार्मिक स्थल कौन कौन से हैं अथवा केशव ने मार्मिक स्थलों को भली भांति पहचाना है, इस कथन के संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा कि केशव दास ने रामचंद्रिका जो महाकाव्य लिखा है, उस महाकाव्य में ऐसे कौन कौन सी स्थल हैं, ऐसे कौन कौन सी जगह है जिसमें रामचंद्रिका एक अच्छी रचना उभर करके सामने आई। तो इसके बारे में रीतिकाल में आचार्यत्व एवं कवित्व की प्रतिष्ठा प्राप्त करने में केशव का स्थान सर्वोपरि माना जाता है। उन्होंने संस्कृत की आचार्य परंपरा का अनुसरण करते हुए कवि प्रिया, रसिक प्रिया और छंदमाला जैसे उत्कृष्ट लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया तथा उनमें काव्यांगों का भेदोपेद सहित विवेचन किया। दूसरी ओर उन्होंने रामचंद्रिका जैसे प्रबंध काव्य की रचना करके अपनी कवि प्रतिभा का परिचय दिया। केशव दास पर संस्कृत के पूर्ववर्ती कवियों की चमत्कार शैली का स्पष्ट प्रभाव था। उन्हें राज दरबारों के चक्काचौंध देखने का अवसर मिला था तथा सामयिक परंपरा भी चमत्कारवादी थी। इन सभी कारणों से केशव का प्रभावित होना स्वाभाविक था। अतः उन्होंने रस, नायिका भेद, अलंकार, छंद आदि के विवेचन के साथ उदाहरण ग्रंथ के रूप में रामचंद्रिका की रचना की और उसमें रामायण के प्रसिद्ध कथानक को अपने ढंग में प्रस्तुत किया। केशव की कवि प्रतिभा के संबंध में कहा जाता है कि रामचंद्रिका केशव की कवि प्रतिभा की श्रेष्ठ करती है। इस रचना में प्रबंधात्मकता के साथ महाकाव्य के सभी गुणों का निर्वाह हुआ है। इसका कथानक सर्गों में विभाजित है। इसमें रामचंद्र धीरोदात्त नायक के रूप में चित्रित किए गए हैं। इनका प्रयोग चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति है। महाकाव्य के लक्षणानुसार इसमें समुद्र है, पर्वत है, नदी है, ऋतु है, सूर्योदय है आदि सभी विषयों का उचित समावेश हुआ है। लंका और अयोध्या के वैभव का इसमें चित्रोपमय वर्णन हुआ है। इसमें प्रधान रस श्रृंगार है तथा विविध प्रसंगों में अन्य रसों को भी सफल परिपाक हुआ है। संवाद योजना और छंद विधान में भी इसमें प्रशंसनीय हैं। इस प्रकार रामचंद्रिका में प्रबंध काव्य के सभी गुणों का समावेश करने की सफल चेष्टा की गई है। यह रचना रीतिकालीन प्रबंधात्मक महाकाव्य में अनुपम है। जैसा कि आलोचक मानते हैं कि महाकाव्य प्रबंध काव्य यानी कैसा होना चाहिए, तो इसके संबंध में आलोचक कहते हैं कि प्रबंध काव्य में कथा का एक रूप होता है जो आदि से अंत तक चलता है। कथा का एक ही क्रम होता है और कथा को प्रस्तुत करने के लिए छंदों का, अलंकारों का, रसों का आदि का विवेचन किया जाता है। यानी प्रबंध काव्य में सर्ग होने जरूरी हैं। सर्गों की संख्या भी 5 या 6 तक या इससे ऊपर भी हो सकती है। मंगलाचरण होना चाहिए, सर्गों की संख्या होनी चाहिए और इसमें इसका जो नायक है धीरोदात्त है, उदात्त गुणों वाला यानी समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। तो महाकाव्य या प्रबंध काव्य के जो प्रबंध की दृष्टि से नियम होते हैं, वो सभी के सभी नियम का इस केशव दास की रामचंद्रिका जो प्रबंध काव्य है, इसमें सभी गुणों का समावेश हुआ है। इसलिए कहा जा सकता है कि केशव दास की प्रसिद्ध रचना रामचंद्रिका एक महाकाव्य का श्रेष्ठ उदाहरण है।
लेकिन कुछ विद्वान ये कहते हैं कि रामचंद्रिका में जो कथा वस्तु है वो कथा वस्तु एक अच्छी तरह से प्रस्तुत नहीं है, और केशवदास पर आरोप लगाते हैं कि केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत है, यानी प्रेत कहते हैं भूत को, यानी केशवदास कठिन काव्य का प्रेत क्यों है। तो इसके संबंध में लोगों की राय है कि रीतिकाल के आचार्य कवि होने के कारण केशव के काव्य में उक्ति वैचित्र्य एवं अलंकारों की प्रवृत्ति अधिक दिखाई देती है। साथ ही पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति से भी पूर्णतः आक्रांत रहे। शास्त्रीय लक्षणों का अत्यधिक निर्वाह करने से उन्होंने ऐसी शैली अपनाई जिसमें वर्णात्मक काठिन्य, कोमल प्रसंगों का सतही चित्रण, भारी भरकम शब्दावली एवं क्लिष्ट पद योजना का आधिक्य दिखाई देता है। रस निष्पत्ति का अत्यधिक पक्षपाती होने से उन्होंने विदग्ध समाज का ही ध्यान रखा। इन सभी प्रवृत्तियों को देखकर आलोचक केशव की कटु आलोचना करते हैं और उन पर कठिन काव्य का प्रीत एवं हृदयहीन कवि का आरोप लगाया गया, परंतु केशव के वेदज्ञ थे कि इस तरह आलोचना करना सर्वथा अनुचित है। यह अवश्य कहा जा सकता है कि केशव ने विदग्ध पाठकों के लिए ही काव्य रचना की और भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष को ही अधिक महत्व दिया। इस कारण उनके काव्य में प्रकृति वर्णन के कोमल प्रसंग भी रूखे लगते हैं। इस संबंध में डॉक्टर श्याम सुंदर दास का आरोप है कि प्राकृतिक अतुलित सौंदर्य से प्रभावित होने के लिए जिस भावुकता की आवश्यकता होती है उसका केशव में सर्वथा अभाव है। उनमें अलंकार और रस निरूपण के भीतर प्रकृति को वह स्थान भी ठीक नहीं मिल पाया है जो इस प्रकार के अन्य संस्कृत कवियों की रचनाओं में प्रकृति को मिला है। इसी प्रकार एक दूसरे आलोचक हुए हैं पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने भी केशव के बारे में ऐसी ही जानकारी प्रस्तुत की है। अब मैं आपको केशवदास की रामचंद्रिका में ऐसे कौन कौन से मार्मिक स्थल हैं जिनको इन्होंने अपने काव्य में चुना है। प्रबंध काव्य में भावात्मक चित्रण प्रमुख तत्व माना जाता है। केशव की रामचंद्रिका में यद्यपि ऐसे स्थल कम हैं, फिर भी उन्होंने ऐसे प्रसंगों में भावुकता का परिचय दिया है। उदाहरण के लिए दशरथ द्वारा राम लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेजना, राम सीता की विरह व्यथा, लक्ष्मण का शक्ति बाण से घायल होना, भरत के कई संवाद, अंगद रावण संवाद, हनुमान रावण संवाद आदि कुछ ऐसे मार्मिक स्थल हैं जिसमें केशव ने कोमल भावानुभूति की अभिव्यक्ति है। ऐसे स्थलों में अलंकारों की जाली के पीछे से झांकती हुई भावुकता की झलक मिल जाती है। जैसे केशवदास का एक उदाहरण है, मग को श्रम श्रीपति दूरी करे, सीए को शुभ वलकल अंचल सो, श्रम तेऊ हरे तिये को कवि केशव चंचल चारु द्रग चल सो। सीता हरण के बाद राम विलाप करने लगते हैं और अनेक दुश्चिंताओं से घिरे रहते हैं। केशव ने इस प्रसंग का भी बड़ा ही मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। जैसे निज देखो नहीं शुभ गीत ही, सीत ही कारण कौन कहा अब ही, अति मोहित के बन मांझ गई, सुर मार्ग में मृग मार्यो नहीं जहीं। इसी प्रकार जब सुग्रीव आकर सीता के कुछ आभूषण और उत्तरीय देता है, विरही व्यक्ति के लिए अपने प्रियजन की किसी वस्तु का मिलना अत्यंत सुखदायी होता है और उसके हृदय में आशा का संचार होने लगता है। तब सीता का उत्तरीय पाकर राम भी अत्यधिक रोमांचित हो उठते हैं। जैसे पंजर की खंजरीट नैनन को केशवदास
कंधो मीन मानस को जालों हैं कि चारों हैं, मान की जग जवनिका के कंज मुख मुदम्बे को, सीता जू को उतरिए सब सुक्षारों हैं। इसी प्रकार अशोक वाटिका में सीता राम के विरह में व्यथित रहती है। उस प्रसंग का चित्रण करने में केशव सहृदयता का परिचय देते हैं। यथा धरे एक बेणी मिली मेली सारी, मरणाली मनो पंक ते काड़ी डारी। इसी प्रकार लक्ष्मण को शक्ति बाण लगने पर राम जिस तरह विलाप करते हैं वह एक भावुक हृदय को द्रवीभूत कर देता है। यहाँ भी केशव की सहृदयता का परिचय मिलता है। जैसे बारक लक्ष्मण मोहि विलोक को, मोकह प्राण चले तजरो को, हों सुमिरो गण के केतिक, तेरे सोदर पुत्र सहायक मेरे, लोचन बाण तू ही धनु मेरो, तू बल विक्रम बारक हेरो, तू बिन हो पल प्राण राखो, सत्य कहो कछु झूठ न भाको। इस तरह केशवदास की रामचंद्रिका में मार्मिक स्थलों का पूर्णतः अभाव नहीं है। उक्त प्रसंगों के अलावा लव कुश तथा सुग्रीव संवाद और अश्वमेघ प्रकरण के अंश अत्यंत मार्मिक व रोचक हैं। इन प्रसंगों को देखकर डॉक्टर जगन्नाथ तिवारी का कथन है कि इस प्रकरण में केशव की भावुकता, सरसता और कौतूहल का पूर्ण प्रवाह दिखाई देता है। उसमें प्रत्येक घटना का स्वाभाविक चित्रण हुआ है और उसमें उत्कृष्ट भावात्मकता है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि केशव में प्रबंधकार के अनुरूप कवित्व शक्ति थी और कथा संगठन में मार्मिक स्थलों को पहचानने के लिए सहृदयता भी पर्याप्त थी। परंतु उक्ति वैचित्र्य, चमत्कारवादी प्रवृत्ति एवं अलंकारवादी शैली के कारण कुछ प्रसंगों में उन्होंने क्लिष्टता एवं रुक्षता का परिचय दिया। फिर भी अनेक मार्मिक स्थलों का उन्होंने भावनाकुल चित्रण किया है। इससे यह कहा जा सकता है कि केशव ने मार्मिक स्थलों को अच्छी तरह पहचान कर उनकी कोमल भावनात्मक अवधारणा की है। इस प्रकार देखा जा सकता है कि केशवदास ने अपनी प्रिय प्रबंधात्मक कृति रामचंद्रिका में यानी मार्मिक स्थलों का चयन किया है और वो चयन इस प्रकार से किए हैं कि उनकी जो पात्रों की हृदयता है, हृदयता से भरेपूर्ण उसके जो मार्मिक कथन है वो पाठकों को भी द्रवित कर देते हैं। तो इस प्रकार से मार्मिक स्थलों की रामचंद्रिका में कोई कमी नहीं है। हालांकि केशवदास जी अलंकार प्रिय कवि रहे हैं और अलंकारवादी प्रिय होने के कारण तथा उसके पूर्वजों से मिले संस्कारों के कारण उनमें संस्कृत भाषा और पांडित्य प्रदर्शन का ज़्यादा प्रभाव रहा है। ये सभी बातें अगर केशवदास की प्रसिद्ध रचना रामचंद्रिका के प्रबंधात्मकता को देखा जाए तो केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहना भी अनुचित ही होगा, क्योंकि केशवदास ने रामचंद्रिका में जो मैंने ये मार्मिक स्थल बताए हैं इसके अलावा भी कई ऐसे मार्मिक स्थल हैं जहाँ पर केशव को यानी केशव का हृदय भी द्रवित होता है और उन्हें कठिन काव्य का प्रेत नहीं कहा जा सकता। तो इस प्रकार से केशवदास जी ने अपनी प्रिय कृति रामचंद्रिका जो प्रबंधात्मक काव्य है उसमें मार्मिक स्थलों का चयन बड़ी ही चतुराई के साथ में पूर्ण किया है। बस आज के इस व्याख्यान में मैं आपको इतना ही बताऊंगा। धन्यवाद।